जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़ों की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साइंस की क्लास में हिंदी कहाँ से आ गया। तो ऐसी बात नहीं है कि साइंस की क्लास में मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता आपको सिखा रहा हूँ। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में संघर्ष करोगे तभी आप महान बनोगे। और हमारे देश में जितने भी महान लोग हैं सब ने अपने जीवन में संघर्ष किया है। तो देखिए, आज का जो दौर है ना वो संघर्षों का तो है, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप चीज़ों को रट के पढ़ने की कोशिश करोगे तो उससे ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी नहीं, क्योंकि कंपटीशन अब इतना ज़्यादा आगे जा चुका है कि आप, और सिलेबस इतना ब्रॉड हो चुका है कि आप रट के अगर पढ़ने की कोशिश करो तो संभव नहीं है कि आप क्वालिफाई कर पाओगे। लेकिन अगर चीज़ों को समझ के पढ़ोगे आप, तो अगर कितना भी ब्रॉड सिलेबस होगा तो आप बहुत आसानी से कवर कर लोगे। कम समय में ज़्यादा टॉपिक आप कवर कर लोगे। तो देखिए, आज मैं बताने वाला हूँ पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। पहले तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में जान लेते हैं, पीरियोडिक टेबल के बारे में, देन पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। और मैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इसलिए भी बताना चाहता हूँ क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया था पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। इसकी वजह से मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करूँगा और पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। तो देखिए, अभी तक इस धरती पे टोटल 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की जा चुकी है। अब 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन है, यानी पीरियोडिक टेबल की जो शुरुआत किया गया था वो डोबिनियर्स ने किया था, जिन्होंने अपना ट्राइड्स दिया था। इन्होंने क्या किया था, 3-3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में, जैसे इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से 3-3 एलिमेंट्स को करके 8-9 एलिमेंट्स एक एक ग्रुप में 3-3 एलिमेंट्स को इन्होंने रखा था। तो चूंकि 3 एलिमेंट्स रखा गया, इसलिए इन्होंने चूंकि दिया था डोबिनियर्स ने, इसलिए इसका नाम पड़ गया डोबिनियर्स ट्राइड्स। ट्राइड्स इसलिए पड़ा क्योंकि 3-3 एलिमेंट एक ग्रुप में है, इस वजह से। इनके पीरियोडिक टेबल की एक खास बात ये थी कि पहले और लास्ट वाले एलिमेंट्स का जो एवरेज एटॉमिक मास होता था वो अप्रॉक्सीमेटली मिडल वाले एलिमेंट्स के इक्वल होता था। जैसे एवरेज एटॉमिक मास की बात मैंने किया, यानी कि जैसे लिथियम का एटॉमिक मास 6 है, पोटेशियम का जैसे 38 है, अपॉन 2 कर दिया तो 44/2 आ गया, यानी कि 22। जबकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है। तो अप्रॉक्स जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास था, वो मिडल वाले एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इक्वल था। इसके बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। इन्होंने ये बताया था कि इन्होंने जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया था, सबसे पहले तो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे किया था। और इन्होंने बोला कि हर एक 8वें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच करती है। यानी हमारे जो इंडियन म्यूजिकल सिस्टम है ना, सा रे गा मा पा दा नी सा, सा रे गा मा पा दा नी सा, देखेंगे आपकी 8वें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है यानी कि सा, वो पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में न्यूलैंड ने सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया था और इन्होंने बताया था कि हर एक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, हर एक 8वें एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच करती है। लेकिन क्या हुआ ये कि कैल्शियम तक ही इनका लॉ लिमिटेड था। कैल्शियम के बाद देखा गया तो किसी भी एक भी एलिमेंट्स की 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से मैच नहीं कर रही थी। यानी इनका जो लिमिटेशंस था वो अप टू कैल्शियम था। कैल्शियम के बाद कोई भी एलिमेंट की 8वें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे मेंडलीफ ने भी एलिमेंट्स का अरेंजमेंट
इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे किया था। इनको हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही बड़े और सबसे ज़्यादा सफलता इन सब में इन्हीं को मिली। इसके बाद लास्ट में हमारे मोजले आते हैं, हेनरी मोजले, जिन्होंने अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल तो हेनरी मोजले का ही पीरियोडिक टेबल है। तो मोजले साहब ने बहुत सारी चीज़ें जो गलतियां हुई थी पिछले पीरियोडिक टेबल में, वो सबको सुधारते हुए उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पीरियोडिक टेबल बना करके हमारे बीच वो लेकर के आए थे। तो मैंने बताया कि जो न्यूलैंड थे, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, मेंडलीफ जो थे, इन्होंने सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे अरेंज किया था। और हाँ, ग्रुप में जिस भी ग्रुप में इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, उस ग्रुप की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी, वो एक दूसरे से मैच करती थी। अब उसके बाद आते हैं हेनरी मोजले। ही इज़ अ फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले, जिसके बारे में हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे और जिसके पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे। हेनरी मोजले ने टोटल 118 एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया है। इन्होंने बाकी जो पुरानी पद्धति थी, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया जा रहा था, अब उसको बदलते हुए इन्होंने एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे किया। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पे जब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किया गया तो सफलता ज़्यादा मिली। सफलता जब ज़्यादा मिली तो ये लोगों के द्वारा ज़्यादा एक्सेप्टेंस हुआ और आज हम लोग बड़े आसानी से पीरियोडिक टेबल के बारे में, यानी सारे एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। वो इन हेनरी मोजले का ही देन है। हेनरी मोजले ने तो चलिए फिर देखते हैं हम लोग हेनरी मोजले ने क्या किया था। हेनरी मोजले ने टोटल 7 पीरियड और 18 ग्रुप्स दिए थे। हेनरी मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन्होंने 7 ग्रुप और 8 पीरियड, 7 पीरियड और 18 ग्रुप के बारे में, या 18 ग्रुप इन्होंने बनाया है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज किया है। अब देखिए जो ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ग्रुप नंबर फर्स्ट को अल्कली मेटल कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इन्होंने पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक बनाए थे। एक एस ब्लॉक था, एक पी ब्लॉक था, एक डी ब्लॉक है और एक एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में होता है, पी ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट एंड में होता है, डी ब्लॉक मिडल में होता है और एफ ब्लॉक सबसे नीचे होता है। तो इन्होंने 4 ब्लॉक बनाए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप थे। पहला ग्रुप था हाइड्रोजन, पहले ग्रुप को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप था, ग्रुप नंबर 1, इस ग्रुप नंबर 1 में इन्होंने जो एलिमेंट्स रखे थे वो रखा था हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इसको अगर आप याद करना चाहो तो बहुत आसानी से मैं लर्निंग कोड बता देता हूँ, उससे आप याद कर लोगे। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद से आप बड़े आसानी से याद कर लोगे और आपको कभी भूलेगा नहीं। इसके बाद ग्रुप नंबर 2 आता है। ग्रुप नंबर 2 में इन्होंने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, और रेडियम। एक, 2, 3, 4, 5, 6, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, सॉरी, यस, ये लास्ट वन फ्रांसियम है, ठीक है, ग्रुप 1 में। इसके बाद हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो ग्रुप नंबर 3 से लेकर के
ग्रुप नंबर 12 तक सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं यहाँ पे। ग्रुप नंबर 13 की अगर हम लोग बात करें तो बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप नंबर 14 की, तो बैगन, आलू, गाजर, इंथैला। लर्निंग कोर्स से आप ग्रुप नंबर 13 को लर्न कर सकते हो। ग्रुप नंबर 14 पे आए अगर हम, तो काशी गए शंकर पार्वती यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टीन और लेड। इसके बाद ग्रुप नंबर 15 में अगर हम लोग आए तो ग्रुप नंबर 15 में कौन है? ग्रुप नंबर 15 में हैं आपके न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिके, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ग्रुप नंबर 16 में अगर बात करें तो ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। हम लर्निंग कोर्स से लर्न कर सकते हैं। ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो, ऑक्सीजन ने सल्फर को सीटी मारी पो। लर्निंग कोर्स से इसको लर्न कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 17 में अगर हम लोग आए तो ग्रुप नंबर 17 की अगर बात करें तो ग्रुप नंबर 17 में जो है वो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है और एस्टैटिन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टैटिन। फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप नंबर 18 हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। इस तरीके से आप इस पूरे पीरियोडिक टेबल को लर्न कर सकते हो। मैं अभी फ़िलहाल में एस और पी ब्लॉक के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनके भी लर्निंग कोर्स हैं। जैसे मैं कुछ बता देता हूँ। साइंस टीचर विपिन कृपलानी मंडे फ्राइडे को नहाकर जाते हैं, यानी स्काइडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और जिंक हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब सारे ग्रुप के मैं आपको नाम बता देता हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट अल्कली मेटल कहलाता है। ग्रुप नंबर सेकंड को हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 को हम लोग बोरोन ग्रुप कहते हैं। ग्रुप नंबर 14 को हम लोग कार्बन ग्रुप कहते हैं और ग्रुप नंबर 15 को निकोजन कहा जाता है। ग्रुप नंबर 16 को चैल्कोजन कहा जाता है। ग्रुप नंबर 17 को नोबेल गैस नहीं, ग्रुप नंबर 17 को हम लोग फ्लोरीन ग्रुप कहते हैं और ग्रुप नंबर 18 को नोबेल गैस कहते हैं। अब देखिए आगे हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में जब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की, तो एटॉमिक रेडियस में एटॉमिक रेडियाई ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, जबकि पीरियड के अक्रॉस लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। ऊपर से नीचे आने पे एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज करती है। अब देखिए ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज क्यों करती है? क्योंकि जो
न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज करता है। यानी हाइड्रोजन में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना दूरी है उससे ज़्यादा दूरी लिथियम में है। लिथियम के बाद है उससे ज़्यादा सोडियम में, पोटेशियम में, रुबिडियम और सीजियम और फ्रांसियम में। ठीक है, चलिए हम आपको बता देते हैं स्ट्रक्चर बना करके, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे ऊपर से नीचे आने पे एटम की साइज़ यानी एलिमेंट्स की साइज़ बढ़ती है। तो देखिए एलिमेंट्स की साइज़ जो ऊपर से नीचे आने पे, जैसे हाइड्रोजन की हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या होगा, या फिर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो देखिए सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस या प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले वाले वैलेंस शेल में रिवॉल्व करेगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की बीच की दूरी सबसे कम है, तो यानी सबसे छोटी साइज हो गई। इसके बाद आते हैं लिथियम में। तो अगर आप लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो लिथियम में जब हम लोग, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसके बाद अगले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। आपको ये चीज़ें तो पता है कि कौन कौन से यानी किस किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं सबसे पहले डिस्कस कर ही लेता हूँ। जैसे देखिए K हो गया, L हो गया, M हो गया, N हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर 8 जाते हैं, फिर 18 जाते हैं, फिर 32 जाते हैं। इस तरीके से इंक्रीज होते जाते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हम लोग जानते कैसे हैं कि कौन से वैलेंस सेल में कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो उसको जानने के लिए बहुत ही आसान सा फार्मूला है 2n²। उसकी हेल्प से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि कौन से सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि जैसे मैं बात कर लेता हूं, जैसे अब देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया आउटर मोस्ट सेल। अच्छे से बनाता हूं ना, ये है न्यूक्लियस, ये है आउटर मोस्ट सेल। पहले वाले सेल का नाम है K सेल, दूसरे वाले सेल का नाम है L, तीसरे वाले का नाम है M और चौथे वाले सेल का नाम है N। अब कौन से सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको जानने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं 2n²। अब 2n² में K सेल के लिए n की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 का स्क्वायर कर दिया तो हमें पता चल गया K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी कि K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। L सेल में अगर हम लोग बात करें तो L सेल में देखिए 2n² के अकॉर्डिंग L सेल के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, K के लिए 1, L के लिए 2, M के लिए 3, N के लिए 4, O के लिए 5, P के लिए 6। इस तरीके से बढ़ता जाएगा n की वैल्यू। तो L के लिए हमने बात किया तो 2 का स्क्वायर कर दो आप, तो कितना हो गया 2 × 2 = 4, 2 × 8, यानी टोटल दूसरे वाले में 8 आ जाएगा, तीसरे वाले में इसी तरीके से 18 आएगा, चौथे में 32, 64, इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज के बारे में। तो एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम बात कर रहे थे। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज बोथ आर द सेम थिंग। सो नाउ लेट्स डिस्कस हाउ द एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नाउ लेट्स लुक हियर इज, जैसे हाइड्रोजन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब लिथियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लिथियम का देखिए एटॉमिक नंबर 3 होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे लिथियम के, देखिए ये है हमारा लिथियम में। तो लिथियम में पहले वाले में तो 2 K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 और 2, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा जो कि इस अगले वाले में चला जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हाइड्रोजन में जो था वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक सेल था। हाइड्रोजन की केस में एक सेल था, यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हाइड्रोजन में कम है, जबकि लिथियम में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। फिर बात करें सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सोडियम में अगर आप देखो तो वहाँ पे देखिए एक था, इसमें 2 हो गया, इसमें देखते हैं तो देखिए पहले वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, दूसरे वाले में कितने जाएंगे 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितना हुआ टोटल 10। अब एक जाएगा आखिरी वाले में, पहले वाले में 2 गया, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1 चला जाएगा।
तो इस तरीके से क्या होगा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करती है, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से होता ये है कि साइज यानी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। अब आगे देखिए हम बात करेंगे मेटेलिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। अब देखिए मेटेलिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ऊपर से नीचे आने पे मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करती है, यानी मेटल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज करती है। मेटेलिक प्रॉपर्टी मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करेगी, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा इसलिए होता है, ये जो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, वो ऊपर से नीचे आने पे, अब देखिए साइज बढ़ रहा है इसलिए अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस अभी करेंगे कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है और कैसे ये इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। पहले हम बात करते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टी की। तो अगर आपको अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से नहीं समझ में आता है तो आप मेटेलिक प्रॉपर्टी को दूसरे तरीके से समझिए। देखिए जो मेटल्स होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, यानी कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जबकि नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो लॉस करता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इट्स increases, so the metallic property increases from top to bottom, ठीक है। तो इसलिए हम लोग मेटल्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहते हैं, क्योंकि मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आगे देखिए बात करेंगे हम लोग नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का। तो अब जाहिर सी बात है, अगर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ठीक इसका उल्टा होता है, वो क्या करेगा, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। अगर हम यहाँ पे नॉन लगा दें तो ये मेटल का नॉन मेटल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करेगी, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करेगी। अब आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो मैंने जैसा आपको अभी बताया कि ऊपर से नीचे आने पे मेटल की जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की होती है, यानी कि मेटल के ऊपर पॉजिटिविटी ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा होते जाता है। तो जब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसी हो, उसकी इंक्रीज हो सकती है, उसकी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज करेगी ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की अगर बात की जाए तो ऊपर से नीचे आने पे यानी अलोंग द ग्रुप इट्स डिक्रीजेस, बट अलोंग द पीरियड इट इंक्रीजेस। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी along the group decreases क्योंकि ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पे होता ये है कि जितना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है उससे ज़्यादा इसके ऊपर होगा, यानी कि जो पॉजिटिविटी है यानी मेटेलिक कैरेक्टर जो है इन सारे एलिमेंट्स का वो बढ़ता जाता है। और एलिमेंट्स की मेटेलिक कैरेक्टर अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का टेंडेंसी भी बढ़ता है, और
इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की अगर टेंडेंसी बढ़ती है तो पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज जिसका बढ़ता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहते हैं, और जिसका चार्ज लॉस होता है, यानी कि चार्ज बढ़ने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती जाती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करेगी, बट लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करती है। अब ठीक हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का उल्टा होगा और ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, जबकि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट जाने पे डिक्रीज करेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, या आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे आने पे ये भी डिक्रीज करता है। आखिर में ये आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट सेल, अपने आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी को ही हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो पहले वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे वाले सेल में यानी K में 2 जाएगा, दूसरे में जाएगा L और तीसरे में जाएगा 1। तो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, और सिर्फ हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है। ऐसा करने के लिए ये क्यों बाध्य होते हैं? क्योंकि जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो एलिमेंट स्टेबल होते हैं, और जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। एक्चुअली हमारे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा ग्रुप नंबर 18 में कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो कि अनरिएक्टिव है, इनको हम लोग नोबल गैस कहते हैं। यानी ये हमारे नेचर में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, यानी ये किसी के भी साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं। तो जब ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं तो ये हमेशा अपना रेस्ट मोड में रहते हैं। तो सारे एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि हम लोग भी स्टेबल हो जाए इनकी तरह। तो इनकी तरह स्टेबल होने के लिए एक्चुअली होता क्या है ना, कि इनके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हीलियम की बात करें तो सिर्फ हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जैसे नियॉन है, नियॉन का एटॉमिक नंबर जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, नियॉन का 10 है, ये 18, 2-3 लेकर के हम बात कर लेते हैं। तो नियॉन का आपका 2 पहले वाले सेल में जाएगा, दूसरे में 8 जाएगा। आर्गन में पहले वाले में 2 जाएगा, फिर दूसरे में 8 जाएगा, 10, 8, 18। इसी तरीके से क्रिप्टॉन का भी 8 हो जाएगा, जेनॉन का भी 8 हो जाएगा और रेडॉन का भी 8 हो जाएगा। तो जितने भी नोबल गैस हैं इनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये एक स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए सारे एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। अब ये जब एलिमेंट्स अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे से उधार लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस गेन करता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आता है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम की अगर बात की जाए तो सोडियम ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो अपने आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इसको जो एनर्जी लगेगी उसी एनर्जी को हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे अगर एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लें, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, ठीक है। अब क्लोरीन देखिए क्या करेगा, क्लोरीन तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं पड़ेगा, इसको रहने देते हैं। हम लोग बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। तो एल्यूमिनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, दूसरे वाले में 8 जाएगा और तीसरे वाले में 3 जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि एल्यूमिनियम
किसकी तरह बनना चाहेगा, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है तो इसके नज़दीक में है नियॉन, तो ये नियॉन की तरह बनने के लिए क्या करेगा, ये नियॉन की तरह बनने के लिए अपने 3 इलेक्ट्रॉन को या तो लॉस कर देगा या फिर अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इस 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इसको जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स में आ जाते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स में अगर हम लोग बात करें तो ऊपर से नीचे आने पे आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज करती है, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करती है। तो ऊपर से नीचे आने पे क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है भाई, इसलिए इंक्रीज कर रहा है क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है ना वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कि देखिए, आपने देखा था हाइड्रोजन में क्या था, डिस्टेंस थोड़ा सा कम था, फिर उसके बाद लिथियम में थोड़ा ज़्यादा था। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट की दूरी जब बढ़ती जाएगी ना तो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा था आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम होता जाएगा। अब मेरे पास में अगर हम बात करें नॉर्मल सी कि मेरे पास में अगर कोई चीज़ें होंगी तो उसको जितना हम फोर्स के साथ खींच सकते हैं उतना ज़्यादा फोर्स के साथ अपने से दूर रखे हुए चीज़ों को नहीं ला सकते ना। तो जिसके ऊपर हमारा फोर्स कम होगा उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल कम चाहिए। यानी अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन को निकालने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा चाहिए, और जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगी, यानी न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का दूरी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा वैसे वैसे जो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम चाहिए होगी। और न्यूक्लियस के पास अगर जितना नज़दीक में इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ में आ गया होगा। ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करेगा, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज करती है, लेफ्ट से राइट जाने पे डिक्रीज करती है। सेम रीजन होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ये भी हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह ही होता है। जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल में कि आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जबकि अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए क्या करना होता है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स को हम इंसर्ट कराते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हम लोग इंसर्ट कराते हैं उस इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, जबकि लेफ्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बता दिया है। और अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज की ज़रूरत है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको आगे बाकी अगर कुछ बातें छूट गई हो तो मैं उसको डिस्कस कर सकूं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, और आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नए टॉपिक के साथ, जिससे कि आपका बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन हो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबके 90% के ऊपर मार्क्स आएंगे। मैं आपके लिए पूरी मेहनत करूँगा और आप अपने लिए थोड़ा मेहनत करिए। मिलते हैं नए वीडियो में।